हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 5 में हमने संप्रभुता प्रारंभ किया था। उसी कड़ी में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधि सम्मत संप्रभुता। यदि पीछे की वीडियो न देखे हों तो दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र विषय का यह चैप्टर चल रहा है, जो कि टीजीटी और पीजीटी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। विधि सम्मत संप्रभुता एवं सम्मत संप्रभुता, तथ्य सम्मत संप्रभुता। चलिए प्रारंभ करते हैं। विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता में ऑस्टिन ने अंतर नहीं मानते। ये ऑस्टिन ने अंतर इसका नहीं किया है, मगर गार्नर ने इन दोनों में अंतर किया है, विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता में। ऑस्टिन ऐसे विचारक हैं जो विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर नहीं मानते हैं। विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है। वहाँ की जनता उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है, क्योंकि उसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त है। तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे रहती है, जो व्यवहार में दिखाई नहीं देती। वास्तव में तथ्य सम्मत संप्रभुता विधि सम्मत संप्रभुता से अधिक प्रभावी होती है। यह युद्ध के समय दिखाई देती है। विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर। विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर गार्नर ने किया है। ऑस्टिन विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर नहीं मानते। विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है। इसके आदेशों को जनता स्वाभाविक रूप से मानती है, क्योंकि वह कानूनी मान्यता प्राप्त शासक है। तथ्य सम्मत संप्रभुता विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है, जो व्यवहार में दिखाई नहीं देता। यह युद्ध एवं क्रांति के समय दिखाई देती है, जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर उसका स्थान ले लेती है। यह विधि सम्मत संप्रभुता से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन वह शासक के रूप में तभी मान्य होती है जब तक स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में न बदल ले। भारत में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है, तो जनता तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। इसी प्रकार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है, तो सेना तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। संप्रभुता में दोस्तों एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता को देखते हैं। एकलवादी संप्रभुता इसके जनक बोधा हैं और एकलवादी संप्रभुता को हाब्स ने आगे बढ़ाया। बहुलवादी संप्रभुता के जनक
विलियम जेम्स ने बहुलवादी संप्रभुता को अमेरिका में दार्शनिक आधार प्रदान किया। जर्मन के इसके जनक जो है गियर्क हैं, मेटलैंड हैं। एकलवादी संप्रभुता 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मानी जाती है और बहुलवादी संप्रभुता 20वीं शताब्दी मानी जाती है। बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक वार्कर हैं, डिग्विट हैं, लास्की हैं, मैकाइवर हैं, लिंडसे हैं, पेंगिस हैं और क्रैब हैं, जीडीएच कोल हैं। एकलवादी संप्रभुता 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। यह एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है, केंद्रीकरण में विश्वास करती है, संप्रभुता को अविभाज्य मानती है और असीमित मानती है। और बहुलवादी संप्रभुता 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। यह संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करती है, केंद्रीकरण में विश्वास करती है, सीमित संप्रभुता होती है और विभाज्य होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एकलवादी संप्रभुता 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करता है। यह संप्रभुता को अविभाज्य मानता है। यह संप्रभुता को असीमित मानता है। इसको लाने वाले बोदा, आगे बढ़ाने वाले हाब्स हैं, पर चरम सीमा पर पहुंचाने वाले ऑस्टिन हैं। इसे कानूनी संप्रभुता या अमर्यादित संप्रभुता कहते हैं। इसको अद्वैत संप्रभुता भी कहा जाता है। बहुलवादी संप्रभुता 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इसे देख लेते हैं। यह संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करता है। यह विकेंद्रीकरण पर विश्वास करता है। यह संप्रभुता को सीमित मानता है। इसके जनक गियर्क एवं मेटलैंड हैं। विलियम जेम्स ने अमेरिका में इसे दार्शनिक आधार प्रदान किया था। अब विस्तार से देखते हैं एकलवादी संप्रभुता। इसे कानूनी संप्रभुता, इसे निरंकुश संप्रभुता या इसे मर्यादित संप्रभुता या अद्वैतवादी संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। इसे लाने वाले बोदा हैं। इनकी पुस्तक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग। इसी में बोदा ने एकलवादी संप्रभुता का विचार दिया। हाब्स ने इसे आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए इनको एकलवादी संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है। एकलवादी या कानूनी संप्रभुता विचार बोदा ने दिया। बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में एकलवादी संप्रभुता का विचार दिया। हाब्स ने बोदा के एकलवादी संप्रभुता संबंधी विचार को आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। कानूनी संप्रभुता का आदेश है, यह सभी एकलवादी विचारक मानते हैं, लेकिन यह विचार ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ गया। बोदा एक फ्रांसीसी विचारक थे। बोदा के समय फ्रांस में धर्म सत्ता एवं राज सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था, जिससे फ्रांस की जनता असुरक्षा एवं अशांति महसूस कर रही थी। बोदा ने कहा कि फ्रांस की जनता को सुरक्षा एवं शांति के लिए एक निरंकुश संप्रभु की आवश्यकता थी। बोदा ने फ्रांस के राजा में एक निरंकुश संप्रभु का गुण देखा। यदि राजा को सत्ता दे दिया जाए तो जनता की सुरक्षा की जा सकती है। अर्थात बोदा के संप्रभुता संबंधी विचार फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध का परिणाम है।
बोधा ने फ्रांस के राजा में संप्रभु का गुण देखा और कहा, संप्रभुता नागरिक व प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे, अर्थात राजा सभी कानूनों के ऊपर होगा। राजा सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय आदि का कार्य करेगा, मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा, अर्थात सभी कानूनों को लागू करेगा। यहाँ तक कि राजा आवश्यकता अनुसार दंड भी निर्धारित करेगा। लेकिन फिर भी राजा दो कानूनों के अधीन होगा, एक ईश्वरी कानून और दूसरा मौलिक कानून के अधीन होगा। बोधा ने फ्रांस के राजा में संप्रभु का गुण देखा और कहा, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात बोधा कहता है कि संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, अर्थात संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय आदि के साथ साथ मुद्रा चलाता है, नागरिकों को दंड भी देता है। लेकिन बोधा अपने ही विचारों में द्वंद्व की स्थिति में पड़ गया। बोधा को यह आभास हुआ कि कहीं हमारा राजा, हमारा संप्रभु निरंकुश न हो जाए। इसलिए बोधा ने अपने संप्रभु को सभी कानूनों से ऊपर बताया, लेकिन ईश्वरी कानून एवं राज्य के मौलिक कानून के अधीन कर दिया। ईश्वरी कानून एवं राज्य के मौलिक कानून के अधीन कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन कर दिया। इस प्रकार बोधा स्वयं के विरोधाभासी विचारों में उलझ कर रह गया, क्योंकि एक तरफ बोधा ने अमर्यादित कानून का समर्थन किया और दूसरी तरफ उसने अपने संप्रभु पर कई तरीके। बोधा के बारे में सेबाइन ने कहा, बोधा न तो मध्यकालीन रहा और न ही आधुनिक कालीन बन सका। अर्थात बोधा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकाल से निकलने का प्रयास किया, लेकिन संप्रभु को ईश्वरीय कानून, राज्य के मौलिक कानून, राष्ट्रीय कानून के अधीन कर आधुनिक कालीन भी बन गया। हॉब्स ने बोधा द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स का कथन है, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स ने सर्वप्रथम संप्रभुता को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य, निरंकुश, अद्वय एवं अहस्तांतरणीय है। हॉब्स कहता है कि संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय करता है, मुद्रा चलाता है, किसी को दंड दे सकता है। किसी पर कर लगा सकता है। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर है। हॉब्स कहते हैं कि चर्च भी राज्य के अधीन है। हॉब्स ने कहा, यद्यपि संप्रभु शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। यदि संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या स्वयं प्रजा के प्राणों को लेना शुरू करे, तो इस आधार पर इसका विरोध किया जा सकता है।
जैसा कि हाब्स का कथन है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। इस प्रकार हाब्स ने भी संप्रभु को कुछ न कुछ सीमित करने का प्रयास किया। बेंथम ने संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा और एक निश्चित व्यक्ति में संप्रभु को माना। बेंथम के अनुयायी एवं इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद ऑस्टिन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी विचार दिया। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और कानूनी संप्रभुता को चरम सीमा पर पहुंचाया। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन ऑस्टिन से संबंधित है। ऑस्टिन ने संप्रभुता से संबंधित परिभाषा देते हुए कहा, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को आज्ञा का पालन नहीं करता और उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा और उस निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक राजनीतिक समाज होगा। ऑस्टिन की इस परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानूनी संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ है, शीर्ष व्यक्ति में निहित होता है। कानूनी संप्रभु की आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति अपने समान किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस प्रकार ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को प्रथम शक्तिशाली बना दिया। आगे चलकर ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना हुई। हेनरी मैन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा संप्रभु इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। हर्नसा ने आलोचना करते हुए कहा कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में हवलदारी की गंध आती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा, ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है। 20वीं शताब्दी में एकलवादी या कानूनी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। बहुलवादियों ने कानूनी संप्रभुता की आलोचना करते हुए कहा, संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने संप्रभु का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में एकलवादी संप्रभुता समाप्त हुआ। दूसरे वीडियो में हम बहुलवादी संप्रभुता को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।